एक तो 14 दिन का जो भी वक्फा मिला, ईरान ने जो अटैक किया है वो 14 दिन के बाद किया है। इसको भी सोचना पड़ेगा 14 दिन क्यों लिए। देखिए 14 दिन इसीलिए लिए हैं क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी इस पे असेसमेंट किए होंगे अपने पूरी टीम के साथ, मिलिट्री कमांडर्स के साथ, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव देखते हुए कि इसको एस्केलेट करें नहीं करें। उन्होंने दुश्मन का रिएक्शन सोचा होगा, इंटरनेशनल ओपिनियन और अमेरिका कैसे रिएक्ट करेगा, ये सारी चीज़ें देख के इसलिए इसमें टाइम लगा है। लेकिन इजराइल के पास तो समय 14 दिन था ही, और अभी एक और उनकी पूरी तैयारी है इजराइल सेना की। हो सकता है ये आज रात को भी हो जाए, 2 दिन के बाद होए, उसको बोलना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये अटैक पक्का होगा, उसमें कोई संदेह है ही नहीं। किस फॉर्म में होगा, कितना इंटेंसिटी होगा, टारगेट्स क्या होंगे, इनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ या रिसर्च सेंटर्स पे होगा या इनके ऑयल डिपोज पे होगा या मिलिट्री डिपोज पे, वो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये अटैक तो पक्का होगा। और इजरायली जो जनता है और जो इजरायली का जो प्राइम मिनिस्टर है, उनकी जो वहाँ पर एक कंट्री का डायरेक्शन है, देखिए उनके अंदर एक आक्रामक भावना है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इजराइल काय के लिए लड़ा है, अपने सर्वाइवल के लिए। यही ईरान ने बोला हुआ है कि हम दुनिया से इजराइल का नाम हटा देंगे, नक्शे से, मैप में इनको मिटा देंगे। तो जिसका एक कंट्री को सर्वाइवल करना है, तो वो उनको ये पता है कि इजरायली जो सेना है, डिफेंस फोर्सेस, वो इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट करना चाहेगा। नहीं किया तो कल उनका नंबर कैपेबिलिटीज आ जाएंगी और फिर बिल्कुल ये सिचुएशंस बहुत क्रिटिकल होती हुई यहां पर नजर आ रही है। और इसी बीच एक बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को बताएं, ईरान और तुर्की के विदेश मंत्री जो हैं, उनकी तरफ से बड़ी बात यहां पर और तुर्की के विदेश मंत्री की फोन पर बातचीत हुई है। तुर्की ने कहा कि क्षेत्र में तनाव ना बढ़ाएं। तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा है कि किसी भी तरह से तनाव बढ़ाने के हम खिलाफ हैं, क्योंकि सिचुएशंस बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो रही हैं। दोनों के बीच में बातचीत जो है वो हुई है और तुर्की की तरफ से ये कहा गया है कि सिचुएशंस को क्रिटिकल ना करें, तनाव नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि हालात और भी खराब यहाँ पैनामिका हो जाएंगे। और इसी पर मेजर जनरल बख्शी से सवाल लूंगी मैं। तुर्की ये कह रहा है कि क्षेत्र में तनाव ना बढ़ाएं, तुर्की दूसरी तरफ कहता है कि ईरान को सपोर्ट भी कर रहे हैं। G7 देशों की बैठक हो रही है, जर्मनी ने लताड़ लगाई ईरान को कि जो किया है वो ठीक नहीं किया है। फ्रंट फुट पे नहीं, बैकडोर से खेलेंगे, बैकडोर से सपोर्ट करेंगे, जिससे दुनिया के सामने एक्सपोज ना हो जाए। नहीं, तुर्की की तो साहब बात ही अलग है। जितनी कम की जाए वो ही उतना काफ़ी है। तुर्की पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, बीच में बात कर रहा था कि वो 3000 वहाँ पे सीरियाई लड़ाके जो हैं वो वहाँ पे भेजेगा कश्मीर के अंदर। वो तो बड़े देर से अपने आप को खलीफा दिखाना चाहता है पूरी दुनिया में, और वो ईरान से चिढ़ता भी है, क्योंकि ईरान एक मतलब सेंटर ऑफ पावर और इंस्पिरेशन इमर्ज हो रहा है अरब वर्ल्ड में, मुस्लिम वर्ल्ड में। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि निश्चय ही ईरान रिटेलिएट करेगा। क्या फॉर्म ये रिटेलिएशन लेती है उस पर डिपेंड करता है, क्या ये एस्केलेटरी स्पाइरल आगे बढ़ेगा या नहीं। मैं वेस्टर्न साहब से पूरी तरह सहमत हूँ। मुझे भी लगता है कि ये जानबूझकर एक प्रोवोक किया गया था ईरान को, ईरान इसमें आ गया है। लेकिन मैं एक चीज़ कह दूँ, ईरान के पास भी 3000 बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल्स का जखीरा है। अगर अमेरिका और इजराइल मिल के हमला करते हैं, ईरान की हार तो निश्चित है। लेकिन इसके चलते वो बहुत भारी नुकसान पहुंचा सकता है। वो ऑयल फील्ड्स को स्ट्राइक कर सकता है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर सकता है। ऑयल की प्राइस आज के दिन $90 बैरल पहुंच गई है और वो आसमान पे चढ़ जाएगी। अमेरिका में इलेक्शन होने वाली है, क्या बाइडेन साहब अपनी ऑयल की प्राइसेस को चढ़ते देखना चाहेंगे? क्या दुनिया भर में इकोनॉमिक रिकवरी जो हो रही है उसको दुनिया रिस्क करना चाहेगी एक फुल स्केल वॉर से मिडिल ईस्ट में? और चीन क्या करेगा? देखिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कैलकुलस में, अमेरिका के कैलकुलस में भी और बाकी देशों के कैलकुलस में भी, कि अगर अमेरिका समझता है कि चीन इसका फ़ायदा उठाएगा, क्योंकि ईरान के आने से युद्ध में उसको भी काफ़ी अपना एयर पावर, नेवल पावर लगानी पड़ेगी, डाइवर्ट करनी पड़ेगी फ्रॉम द पिवट टू चाइना की साइड से। और उसको अगर लगता है कि चीन इंटरवीन करेगा तो वो काफ़ी दबाव डालेगा इजराइल पे कि ज़्यादा ना बढ़ाए, ख़त्म करने की कोशिश करे। लेकिन अगर उसको लगता है कि चीन चिकन आउट हो गया है, कि चीन जो है
अब वो फिलीपींस में क्योंकि अमेरिकन बेस बन गए हैं, जापान के आइलैंड्स बिल्कुल ताइवान तक वो ले आए हैं अपने बेसिस, तो अगर चीन चिकन आउट करे, उसको लगता है चीन नहीं इन्वॉल्व होगा, तो शायद फिर वो इजराइल को उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे स्ट्राइक करने दे, लेकिन उससे एस्केलेशन होगी ही होगी। दूसरा सवालिया निशान ये है, मैं सिर्फ खत्म कर रहा हूं, दूसरा सवालिया निशान ये है कि चीन और रूस क्या हाथ पे हाथ धरे बैठे देखेंगे या नहीं, और इसका जो वर्ल्ड वाइड असर है वो देखने को मिलता है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। G7 की आपातकालीन ये बड़ी जानकारी आ रही है। देखिए जिस तरीके से ईरान और इजराइल के बीच में यहाँ पर संघर्ष बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ये बैठक बुला ली है। G7 के नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इससे जुड़ेंगे। ईरान के हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने G7 की ये बैठक बुलाई है, और ये बड़ी बात है कि G7 की बैठक बुला ली गई है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से क्या कुछ होता है ये भी देखना दिलचस्प होने वाला है। मेजर जनरल संजय वेस्टर्न की एक तरफ जो अस्तित्व की लड़ाई है, सर्वाइवल की जो लड़ाई है, लेकिन ये लड़ाई बार बार हो रही है। पहले हमास के साथ होती है, उसके बाद अब ईरान के साथ हो रही है। इस सर्वाइवल की लड़ाई में सर्वाइव भी कर पाएगा इजराइल या नहीं कर पाएगा? और दूसरी तरफ G7 की ये बैठक जो बुलाई गई है, क्या कुछ इसमें खास हो सकता है? और देखिए G7 की जहाँ तक बैठक है, इसमें खास यही हो सकता है कि एक जो वेस्ट का व्यू है वो साफ आ जाएगा। और देखिए उनका व्यू बहुत ही क्लियर है, व्यू ये है कि वो उनको सपोर्ट करेंगे इजराइल को, कोई शक ही नहीं है। अब सवाल उठता है आक्रामक या डिफेंसिव। मेरे को लगता है जैसे प्रेसिडेंट बाइडेन ने बोला है कि हम आक्रामक तो इस लड़ाई में शामिल नहीं होंगे, लेकिन डिफेंसिव वो कार्रवाई करेंगे, और जो उन्होंने अभी तक किया है। और जहाँ तक अभी सर्वाइवल का सवाल है, क्या वो सर्वाइव कर पाएगा? मेरे को लगता है देखिए इजराइल एक वो देश है जो कई बरसों से सर्वाइव कर पाया है दुश्मनों से, जबकि उसका घिराव हो रखा है तो भी वो सर्वाइव किया है। क्या चीज़ उसको सर्वाइव कर रहा है? एक तो वहाँ की जो रिजॉल्व है उस देश की, उस देश के अंदर काफ़ी खूबियाँ हैं, और खासकर जो उसको जो सपोर्ट मिलता है अमेरिका से, तो आयरन क्लैड सपोर्ट है, प्रेसिडेंट बाइडेन ने कल ही बोला है, और जो वेस्टर्न से सपोर्ट मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए उनकी सिचुएशन अच्छी है। और मिडल ईस्ट में भी कई देश हैं जो आज ईरान के खिलाफ हैं, सऊदी अरेबिया है, UAE है, बहरीन है, कई देश हैं जो अलाइन नहीं है उनकी तरफ। तो हो सकता है कि ये सर्वाइवल जो आपने सवाल उठाया अच्छा है, मेरे को लगता है वो सर्वाइव कर पाएंगे, और वो रिटेलिएट अगर करते भी हैं, पक्का करेंगे। यानी पहले की कंपैरिजन में जो सिचुएशंस जो है वो बदली हैं, जिसका जिक्र भी आप ये कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में ईरान को लेकर जो स्टैंड है सारे अरब देशों का, उसमें भी चेंजेस यहां पर आए हैं। सऊदी अरब का भी आपने यहां पर जिक्र जो है वो कर दिया। मेजर जनरल AK सिवाच, मैं आपसे भी समझना चाहता हूं इसमें, लेकिन एक थोड़ा सा पॉइंट जो ये अमेरिका के स्टैंड का है, जो हमने इससे पहले जब लेबनान के साथ हुआ या फिर गाजा के साथ जो सिचुएशंस थी, उस स्टैंड में और अब के स्टैंड में जो है डिफरेंस आया। और जैसा मेजर जनरल GD बख्शी ने भी जिक्र किया कि क्या खुद बाइडेन तैयार हैं उन सिचुएशंस के लिए जो क्रिटिकल हो जाएंगी ईरान के साथ जब ये युद्ध और ज्यादा बढ़ता है? हाँ बिल्कुल, देखो एक चीज समझनी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं अभी इजराइल प्रेशर में था। इजराइल का जो सिंपैथी थी वो पूरे वर्ल्ड में कम होती जा रही थी, क्योंकि 33,000 के करीब पैलेस्टाइन मारे गए, और कांग्रेस में ये बात आ रही थी कि जो इजराइल को आप वेपन दे रहे हैं उसका इस्तेमाल निहत्थे लोगों पे हो रहा है। मगर जब से ये इजराइल ईरान की लड़ाई अब फैली है, तो वो जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, क्योंकि आप चाहेंगे कि ईरान को अगर अकेले सरवाइव करना है मिडिल ईस्ट में तो उसको वेपन चाहिए, उसको इक्विपमेंट चाहिए। तो ये एक बदलाव बहुत इंपॉर्टेंट आएगा। मगर ये सच्चाई बात है कि नेतन्याहू को एक ब्रीदर मिल गया। नेतन्याहू नहीं चाहते इलेक्शन हो, वो उनकी पॉपुलैरिटी का जो स्केल था वो डाउन था। अगर इलेक्शन होते तो उनके हारने की चांसेस बहुत थे, और अगर ये लड़ाई बढ़ती है तो ईरान जैसे इन्वॉल्व हो गया तो कहीं ना कहीं वरदान मिल गया है एक प्रकार से नेतन्याहू को, और नेतन्याहू इसका फायदा उठाएंगे। और अब वो जो वार करेंगे ईरान पे, अब ईरान इसको पलटवार करेगा तो फिर ये लड़ाई फैलेगी। और ये सच्चाई है कि अब अनसर्टेनिटी का माहौल आएगा। इसको अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता। अमेरिका ये चाहता है कि कहीं ना कहीं इसको स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल ना होने दें, क्योंकि उसका इंटरेस्ट नहीं है कि यहाँ पर चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो। उसका इंटरेस्ट ज्यादा साउथ चाइना सी में है, वहां से फोकस हटेगा, रूस यूक्रेन की लड़ाई से फोकस हटेगा, और यहाँ पर आपका ध्यान देना पड़ेगा। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी है, यहाँ पर ऑयल है, गैस है। अगर यहाँ लड़ाई बढ़ती है तो ये पूरी की पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी डिगमगा जाएगी।